अगर ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात करने के लिए तैयार हैं, मैं हमेशा इनके साथ बात करने के लिए तैयार हूँ। इमरान खान साहब ने डिफरमेंट की बात की है, एक्सटेंशन की नहीं बात की। उन्होंने कहा नई मुंतखब हुकूमत आके नए आर्मी चीफ का तयन करे। मैं समझता हूँ एक जमहूरी तकाजा है, अगर नई हुकूमत आ रही है 5 साल के लिए तो उसको ये हक होना चाहिए कि वो किस आर्मी चीफ के साथ काम करना चाहती है। आउट गोइंग गवर्नमेंट को, जो काबिल नफरत गवर्नमेंट है, अगर हम उसको कहें कि जी वो इंतखाब करके चली जाए, तो ये मैं समझता हूँ इदारे के साथ भी और मुल्क के साथ भी ज़्यादती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम एक्सपर्ट्स में मैं आपको खुशामदीद कहूँगी और आज के पैनल का हिस्सा हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, ब्रिगेडियर रिटायर हारिस नवाज साहब, फैसल हुसैन साहब और मोहम्मद इलियास साहब। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ने एक निजी TV चैनल को इंटरव्यू दिया। उन्होंने मुल्क में सियासी इस्तेहकाम के लिए एक फार्मूला पेश किया जिस पर इस वक्त बहस जारी है। वैसे तो उनका इंटरव्यू नशर होना ही बहुत इंपॉर्टेंट था, लेकिन उनके 2-3 अहम पॉइंट्स की हम बात करें तो गवर्नमेंट से बातचीत के हवाले से उनके रवैये में एक तब्दीली देखने में आई। वो फौरी और शफाफ इलेक्शन के लिए गवर्नमेंट के साथ बैठने के लिए तैयार हैं। दूसरा, वो कहते हैं कि अवामी दबाव के जरिए गवर्नमेंट को जल्द इलेक्शन कराने पर मजबूर करेंगे। आज उन्होंने ये भी कह दिया कि कौम को आखिरी कॉल देने का मामला सितंबर से आगे नहीं जाएगा। नए आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से उन्होंने बात की कि नए आर्मी चीफ की तैनाती मौखर करने की तजवीज़ दी उन्होंने, और उनका ये कहना था कि पहले फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराए जाएं, जो नई गवर्नमेंट आए वो नए आर्मी चीफ की तैनाती करे। लेकिन गवर्नमेंट ने इमरान खान के इस फार्मूले को मुस्तरद किया है और तमाम फैसले मुकर्ररा वक्त पर ही करने का ऐलान किया है। इसी से मुताल्लिक हमारा पहला और बड़ा सवाल होगा कि इमरान खान का तजवीज़ करदा फार्मूला मुल्क में सियासी इस्तेहकाम के लिए कितना काबिल अमल साबित हो सकता है। ब्रिगेडियर साहब, मैं आपसे आगाज़ करूंगी। ब्रिगेडियर साहब, नया आर्मी चीफ की तैनाती का मामला जैसे कि आप जानते हैं इंतहाई हसास है, इस पर बहस तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया पर इस पर अब बात हो रही है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि नए आर्मी चीफ की तकर्री करने वाले क्वालिफाइड नहीं है, जनरल इलेक्शन के बाद नई हुकूमत आने तक नए आर्मी चीफ की तैनाती मौखर की जाए। इमरान खान की इस तजवीज़ में आपके ख्याल में कितना वजन है और ये तजवीज़ कितनी काबिल अमल है, आप क्या समझते हैं इस पर? देखें, दुआ मेरी तो ये सजेशन है कि वाई वी मेक इट सो कंट्रोवर्शियल। दुनिया में कहीं भी आर्मी चीफ की तकर्री का इतना बड़ा मसला नहीं होता, ना उसको कंट्रोवर्शियल बनाया जाता है। तो रूटीन के मुताबिक जो हुकूमत है और जिस वक्त टाइम होता है वो हुकूमत एक फेयर और जो प्रोसीजर है हमारा फौज का और उसके बाद मिनिस्ट्री डिफेंस का, उसका मतलब आर्मी चीफ बना दी। आर्मी चीफ विल नॉट डू एनीथिंग, ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मिलिट्री और आईन कानून के मुताबिक हुकूमत जो भी हुकूमत होती है सपोर्ट करनी पड़ेगी। एक कैन भी, लेकिन ये मौका इस वक्त है कि हुकूमत को बजाय इसके कि आप जिद में आने के, दे शुड ट्राई के इसको नॉर्मलाइज तरीके से हैंडल करें। आप एक नेशनल डायलॉग ज़रूर करें। अभी वो अगर आपको लचक दिखा रहे हैं तो डोंट फोर्स हिम, या कैन बी अफोर्ड पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी। अगर किसी तरीके से वो कॉल देते हैं जो आवाम का मूड लग रहा है, कहीं कोई प्रॉब्लम होती है, तो क्या उससे मौशी हालात ख़राब होंगे, तो उसके बाद सियासी हालात ख़राब होंगे। कैन बी अफोर्ड इस वक्त जबकि आपके सामने हमारी मौशी हालात क्या हैं, फ्लड की सिचुएशन क्या है, उनकी इस वक्त रिलीफ और रिहेबिलिटेशन की स्टेज आने वाली है। यू नीड लॉट ऑफ मनी, बेस्ट ऑफ गवर्नेंस, ये चीज़ें हमें चाहिए। इसलिए मेरे ख्याल में हुकूमत को भी समझना चाहिए और कोई प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स नहीं देनी चाहिए। इट इज गवर्नमेंट इनिशिएटिव, गवर्नमेंट का काम है कि हालात को डिफ्यूज करें एंड मूव फॉरवर्ड, गिव सम स्पेस टू ऑपोजिशन, ताकि कल को ज़्यादा हालात ख़राब ना हो और हम सब हाथ मलते रहें कि ये ऐसे नहीं होना चाहिए था। आई एम श्योर कि हमारे पैनल में जो लोग हैं वो भी ये समझेंगे बात को कि इस वक्त ये हालात का तकाजा ये है कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी लचक दिखाएं एंड मूव फॉरवर्ड, बजाय इसके कि आप और अब उसको प्रोवोकेटिव करेंगे। तो जिसे राना सलाउडा स्टेटमेंट दे देते हैं अगले इलेक्शन इमरान खान जी को, व्हाई शुड यू गिव स्टेटमेंट, यू आर अ इंटीरियर मिनिस्टर, बिहेव लाइक इंटीरियर मिनिस्टर, डोंट बिहेव लाइक अ कोई आप किसी छोटी सी जगह के आप मिनिस्टर नहीं है। ये चीज़ें मेरे ख्याल में हमें समझना चाहिए। पाकिस्तान के लिए, इस्तेहकाम के लिए, मौशी इस्तेहकाम के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अभी इसको रिस्ट्रेन शो करें, नेशनल डायलॉग की बात करें। लेट नहीं कोई आता नहीं आए, यू शुड बी ऑन मॉरल ग्राउंड के गवर्नमेंट ने अपनी एक आईनी जिम्मेदारी पूरी की, हमने इस वक्त नेशनल कॉज के लिए इकट्ठे होने की बात की। आई थिंक दैट इज व्हाट इज मोर नीडेड।
ठीक है, आप समझते हैं नेशनल डायलॉग सबसे इंपॉर्टेंट है। अयाज साहब, इमरान खान साहब कहते हैं अवामी दबाव के जरिए वो गवर्नमेंट को जल्द इलेक्शन पर मजबूर करा सकते हैं, कौम को आखिरी कॉल देने का मामला सितंबर से आगे नहीं जाएगा। वो ये भी कहते हैं, क्या आप समझते हैं कि इमरान खान जलसों से गवर्नमेंट को फौरी इलेक्शन कराने पर मजबूर कर पाएंगे, और उनकी आखिरी कॉल क्या हो सकती है? पहले तो ब्रिगेडियर साहब ये बात कर रहे थे कि वो कंट्रोवर्शियल नहीं बनाना चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है, नहीं बनाना चाहिए। बाकी मुल्कों में इस तरह से नहीं होता, लेकिन ब्रिगेडियर साहब जब एक्सटेंशंस हो जाती हैं तो फिर ज़ाहिर है कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी उसमें आ जाती है और उस पर फिर बात भी होती है। इसलिए हम आज इस पर बात कर रहे हैं। और इमरान खान साहब ने भी कल जो कहा, सबसे पहले तो जो इमरान खान साहब ने कल कहा, मुझे लगता है उन्होंने किसी का प्लान हिट किया है। ज़ाहिर है वो ये बिला वजह नहीं था उनका। जलसों से तो आज तक हमने नहीं देखा, जो आपका असल सवाल अब मेरे हवाले से आपने किया कि मजबूर किया जा सका हो किसी गवर्नमेंट को इलेक्शन कराने के लिए। वो जो बात कर रहे हैं फाइनल कॉल, तो फाइनल कॉल फिर एक दफ़ा वो लॉन्ग मार्च ही हो सकती है जिस तरह से पिछली दफ़ा हुआ था। और अब जब ये बात की जाती है पंजाब गवर्नमेंट की तब्दील करने की, वो खैर आज क्यू लीग के तो सारे अरकान ने चौधरी परवेज़ इलाही साहब पे वो अपना एतमाद का इजहार कर दिया है, इसलिए वहाँ से तो एक ख़तरा ख़त्म हो गया। अब मुझे नहीं पता कि वो पीटीआई में अगर कोई तोड़ फोड़ कर रहे हो तो वो अलहदा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा बात इसी की हो रही थी कि 5 से 7 अरकान शायद शुजात साहब के पास जा चुके हैं और उनसे कह चुके हैं कि जी वो हम आपका साथ देंगे। वो तो आज की तारीख़ तक तो वो ख़त्म हो गया, क्योंकि वो आपने देख भी लिया होगा, सारे चैनल्स पे वो चल भी चुकी है चीज़। उन्होंने बाकायदा वीडियो के साथ उनके नामों के साथ वो चीज़ हमारे सामने आ गई है। और वो बात यही की जाती है ना कि इमरान खान साहब अगर कोई दोबारा लॉन्ग मार्च का कोई प्लान कर रहे हैं तो फिर पंजाब में गवर्नमेंट उनकी नहीं होनी चाहिए। ज़ाहिर है गवर्नमेंट कोई और होगी तो फिर ही रोका जा सकता है। तो देखते हैं, अब वो सितंबर में अब कुछ ज़्यादा दिन तो नहीं रह गए, आज 13 सितंबर तो हो भी गई है, और अगर कह रहे हैं वो इससे आगे नहीं जाएगी तो मुझे वो प्लान तो यही लगता है कि कोई लॉन्ग मार्च होगा। और बेहतर है कि उससे पहले जो ब्रिगेडियर साहब बात कर रहे थे कि बैठ के चीज़ें अगर बातचीत से हल कर ली जाए तो मेरा ख्याल वो सबके लिए बेहतर होगा। सही। अब आमिर साहब, ये जो लॉन्ग मार्च हो सकता है, जो आखिरी कॉल की हम बात करें जिस तरह अयाज साहब कह रहे हैं, लेकिन इमरान खान साहब ने ये भी गो हेड दिया है कि वो गवर्नमेंट के साथ बैठ सकते हैं शफाफ इलेक्शन के लिए। आपको लगता है कि इमरान खान साहब और शहबाज शरीफ साहब एक साथ बैठ जाएंगे, क्योंकि इससे पहले शहबाज शरीफ मिसाक मईशत पर पेशकश कर चुके हैं इमरान खान को? देखिए, इमरान खान साहब की किसी भी बात को आप इस लिहाज से नहीं ले सकते कि ये हतमी और ये उस पर अमल कर जाएंगे। उन्होंने शायद 21 मई को कहा था कि मैं कुछ दिन के लिए आखिरी कॉल देने को मौखर कर रहा हूँ, और 22 को पेशावर में उन्होंने 25 की तारीख दे दी थी, जिसके नतीजे में जो अगर उस वक्त असम्बली तोड़ने का प्लान भी था, जो लोगों को पता भी चल गया था, तो वो ख़त्म हो गया कि जी ठीक है फिर आप लॉन्ग मार्च कर लें। उसके बाद जो तब्दीली आई है वो ये आई है कि जी पंजाब गवर्नमेंट इमरान खान साहब की है, परवेज़ इलाही वहाँ वज़ीर आला हैं, और पंजाब गवर्नमेंट की तब्दीली की बात अगर किसी ने की है तो वो वाहिद हैं इमरान खान, कि हमारे लोगों को तोड़ा जा रहा है। तो मफरूदे चल पड़े हैं तो हम भी कह देते हैं कि जी 10 लोग ही पीटीआई के साइड पे होने हैं, तो वहाँ पे फिर गवर्नर पंजाब कह देंगे, जैसे फवाद चौधरी कहते थे, सदर आरिफ अलवी कहेंगे कि शहबाज शरीफ एतमाद का वोट लें, 2 लोगों पे खड़े हैं। तो अगर 10 लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाती है तो फिर एतमाद का वोट गवर्नर कह सकते हैं, और जब 10 लोग अगर वाकई ख़त्म हो जाएंगे तो फिर हुकूमत तो नहीं रहेगी, फिर तो गवर्नर के पास चली जाएगी और फिर इलेक्शन और रन ऑफ इलेक्शन पर चली जाएगी। चलें जी, ये हो गई। अब आगे बात जो इमरान खान साहब ने कल आर्मी को, इस्टेब्लिशमेंट को एक दाना डालना की कोशिश की और दाना चुगा नहीं गया, बल्कि जवाब ये है कि आर्मी चीफ दिहाड़ीदार नहीं होता कि जी आपने सोच लिया क्योंकि आपने जीतना है, इलेक्शन आपकी मर्जी, आपकी चॉइस, आपकी डेट पे होंगे कि आपने तो सितंबर के एंड का आज कह दिया है, तो चूँकि कल से उसके बाद उनसे रब्ता नहीं हुआ, उनका ख्याल था कि फौरी तौर पे बस सब कुछ हो जाएगा, तो आज उन्होंने नई धमकी, जो कि 4 दिन पहले वो बन्नी गाला में कह चुके थे एक लेफ्टिनेंट जनरल का नाम लेके कि अगर वो आ गया तो हमारे लिए बड़ा मसला होगा, मैं डेट देने वाला हूँ। बीच में ये डेवलपमेंट हुई कि उन्होंने कल ये दाना डाला एक इंटरव्यू के जरिए, जिसमें दाना इंटरव्यूअर ने ज़्यादा डाला और वो इंटरव्यूअर कम और मद्दा ज़्यादा लग रहे थे, और उन्होंने जो भी गुफ्तगू की वो तो चल रही है सोशल मीडिया पे कि किस किस्म की उन्होंने की। और इमरान खान ने लफ्ज़ वाकई एक्सटेंशन यूज़ नहीं किया, लेकिन उन्होंने जो काम है ना दिहाड़ीदार वाला, जो मैंने लफ्ज़ कहा कि जितने दिन इलेक्शन नहीं होते, यानी कुछ अरसा जो उनका ख्याल है, जो धमकी भी वो लगा रहे हैं कि फौरी तौर पे इलेक्शन कराएं कि अगर वो महीने बाद 2 महीने बाद हो जाते हैं तो आर्मी चीफ उतने दिन चल पड़े। यानी ये मुल्क नहीं है, ये एक ढकोसले पे
काम चलेगा कि जी चूँकि मेरी ख्वाहिश है लिहाजा मेरी ख्वाहिश को ओन किया जाए, मान लिया जाए। ऐसा नहीं होता। देखिए फवाद चौधरी ने जब इमरान खान ये बात कर रहे थे तो दूसरी तरफ जाके इमरान खान ने ये कहा, फवाद चौधरी ने कहा कि असल में ना ये नहीं है कि पहले 5 को जो हुब्बुल-वतनी पे शक आया, किरदार पे आया कि जी अगर ये लगाएंगे तो वो पता नहीं इनके अज़ाइम को कर देंगे। भाई नवाज शरीफ ने जनरल बाजवा को लगाया था और पहले साल में नवाज शरीफ घर पहुंच चुके थे, नवंबर आया ही नहीं था, जुलाई में नवाज शरीफ घर थे। तो आप बताएं कि नवाज शरीफ को कितने नफलों का सवाब हुआ था कि जनाब वो आर्मी चीफ उन्होंने लगाया था, जब राहील को लगाया तीसरे नंबर पे और वो लगाए थे आखिरी 5 दिन में, और ये लगाया था जनरल बाजवा को 4 दिन पहले। उन्होंने तो नहीं लगाए थे, लेकिन जनरल इसको बाजवा को इमरान खान ने 19 अगस्त को एक्सटेंशन दे दी थी, 3 महीने पहले 4 महीने पहले कर दी। ठीक है जी, अब तो प्रेसिडेंट्स तो सारी की सारी मौजूद है ना सितंबर में, जब मर्जी आप लगा दें। आज प्राइम मिनिस्टर कह दें कि जी फलां जर्नैल को मैंने फलां मतलब लगा दिया आर्मी चीफ, वो लग जाएंगे और मौजूदा सारे की सारी रिजीम उनकी तरफ चली जाएगी जो आर्मी की रिवायत है। जनरल असलम बेग के घर ईद पे कोई नहीं गया था जब अनाउंसमेंट आसिफ जंजुआ की हो गई थी। ब्रिगेडियर साहब को अच्छी तरह पता है फौज की अपनी रिवायात क्या है। जनरल राहील शरीफ ने बाकायदा रिक्वेस्ट की थी नवाज शरीफ को, जब उन्हें पता लगा मुझे एक्सटेंशन नहीं मिल रही, आखिरी 10 दिन में उन्होंने विजिट्स किए थे, तो उन्होंने कहा था सर प्लीज़ मैं विजिट कर लूँ, आखिरी दिनों में आप अनाउंस कीजिएगा जो भी आपने फैसला करना है। ये ऐसे हुआ था कि आखिरी दिनों में जाके अनाउंसमेंट हुई कि जी ठीक है वो अपनी फॉर्मेशन में चले जाएँ। अब इशू ये है कि शहबाज शरीफ ने 2 कौम से खिताब किए, लोगों ने फुसफुसा कहा कि क्या खिताब कर रहा है, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ आरजू ये थी कि जनाब बैठ जाएं और डायलॉग कर लें। इमरान खान का डायलॉग है कि मैंने आना है, मुझे लाना है, कैसे लाना है, उसके ऊपर डायलॉग कर लो। मेरा नहीं ख्याल कि कोई इनसे बात करेगा। फैसल साहब, आपके ख्याल में ये जो इमरान खान की तजवीज़ करदा फार्मूला है, ये मुल्क में जो सियासी इस्तेहकाम है उसके लिए कितने काबिल अमल साबित हो सकते हैं अगर इन पर बातचीत शुरू हो जाती है, मिलकर बैठ जाते हैं, अली इलेक्शन पर भी बात कर लेते हैं, और जिस तरह से नए आर्मी चीफ की तैनाती को भी बार बार मौजू बनाया जा रहा है, आप क्या समझते हैं कितना काबिल अमल साबित हो सकता है? एक तो इस वक्त पाकिस्तान में एक आइनी हुकूमत मौजूद है और ये वज़ीर आज़म का एक मुकम्मल इख्तियार है कि वो जिसको चाहें वो आर्मी चीफ लगाएं, और किसी आइन के तहत वो किसी से मशवरा करने के भी जो है वो पाबंद नहीं है। तो ये वज़ीर आज़म को ये इख्तियार जो है इस्तेमाल करने का जो है हक जो है हासिल रहना चाहिए। इसमें मुदाखलत और मुदाखलत भी शराइत के साथ होना, इसकी कोई जस्टिफिकेशन है नहीं। इमरान खान ने बिल्कुल एक ज़िद्दी बच्चा नहीं होता, जो ज़िद्दी बच्चा होता है कि मैं यही चॉकलेट खाऊंगा कुछ भी हो जाए, तो वो जिस तरह की वो सियासत कर रहे हैं और जिस तरह की वो जिद कर रहे हैं, उनके अपने शायाने शाह भी नहीं है, उनके वकार के मुताबिक भी नहीं हो, कुछ अपना भी ख्याल करें। एक अजीब व गरीब जैसा वो जो शराइत है वो सिर्फ ये है कि मुझे वज़ीर आज़म बनना है, बीच का कोई रास्ता नहीं है कि जब तक पहले से आप इमरान खान के अपने बयानात को उठा लें। जब ये वज़ीर आज़म नहीं बने थे तो कहते थे मैं कभी भी किसी आर्मी चीफ को जो एक्सटेंशन नहीं दूंगा, फिर बाजवा साहब को एक्सटेंशन दी तो कहा कि मुल्क हालत जंग में इसलिए मैंने एक्सटेंशन दी, फिर इन्हीं बाजवा साहब के बारे में उन्होंने कहा कि वो तो मुझसे बड़ी गलती हो गई, अभी इन्हीं बाजवा साहब के बारे में कह रहे हैं कि आप एक्सटेंशन दे दें। क्यों आप मजाक कर रहे हैं? ये इदारे बड़े हसास नौइयत के होते हैं, कौमी सलामती के इदारे, इनको आके इस तरह टीवी पर डिस्कस करना और इनकी तकरीरों को इलेक्शन के साथ जोड़ करना, उससे आप ये क्या साबित करना चाहते हैं? मतलब आप इससे क्या साबित करना चाहते हैं कि इन इदारों का इलेक्शन में क्या किरदार होता है? अच्छा, फिर आप एक कौमी सतह के लीडर हैं, एक नेशनल टीवी में बैठ के आप इंटरव्यू दे रहे हैं, दुनिया को आप क्या पैगाम दे रहे हैं कि आपके मुल्क में इलेक्शन जो है वो आर्मी चीफ की तकरीरी से मशरूत कर दिए जाए? ये जो इमरान खान साहब जो सोच लेके चल रहे हैं, तो अगर इस सोच को अगर आपने कबूल किया ना, इस सोच के बाद तो मैं समझता हूँ डायलॉग भी नहीं होने चाहिए। अगर इस सोच के साथ अगर आपने डायलॉग करने तो ये इसका कोई अच्छे असरात नहीं निकलेंगे। इन्होंने डायलॉग में भी कोई कहीं मुफाहमत करनी नहीं है कि जो इनके डायलॉग ये है कि ये मेरे 5 नुकात हैं, मैं तो इन लोग चोर डाकू हैं, इनके साथ तो मुझे बैठना नहीं है, मेरी टीम जाएगी और आपने मेरे सारी बातों को आमन्ना सदकना जो है उसे अमल करना है। तो ये तो कोई बातचीत का भी तरीक़ेकार नहीं होता। हुकूमत से, हुकूमती रवैये से, उसकी पॉलिसियों से बहुत सारी बातों पे आप इख्तिलाफ राय कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कौमी इदारों का इस तरह मजाक उड़ाएंगे तो ये किसी तौर पे भी जो है ना ये मुल्क के लिए, कौम के लिए और आपकी अपनी सियासत के लिए भी जो है ना ये कोई अच्छा अमल नहीं है। आप इससे गुरेज करें। और वैसे भी अब इलेक्शन में कितना टाइम रह गया है, आप इलेक्शन का इंतजार करें। आप क्यों डर रहे हैं? अगर आप समझते हैं कि आप इतनी बड़ी ताकत है कि आप हर इलेक्शन जीत सकते हैं, तो कोई आए कोई जाए, आपको क्या फर्क पड़ना है? आप इलेक्शन लड़े। आप जी इलियास साहब, आपको क्या लगता है कि जिस तरह इमरान खान ने जिन मामलात को मशरूत किया है उसके बाद वज़ीर आज़म यानी हुकूमत इमरान खान के साथ बैठने को तैयार हो जाएगी? देखिए जी, जो बात है बैठने की बात, ये तो दूर की बात है। ये क्या खान साहब तस्लीम कर लेंगे ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएंगे?
इस बात को मान लेंगे? कहीं वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ज़रिए कहते थे कि इलेक्शन करना चाहिए, इस्लाहात लानी चाहिए, और इस्लाहात हुई नहीं है, और अब वो इनसे तवक्को कर रहे हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाएंगे। ये अजीब सी बात है। वो कभी मानेंगे ही नहीं कि जी ये गवर्नमेंट फ्री एंड फेयर इलेक्शन करेगी। ये तो वही है एक बात कि जब तक वो इलेक्शन देखेंगे, अगर नहीं होते रिज़ल्ट उनकी पसंद के नहीं आएंगे, तो फिर वो धांधली का एक सिलसिला फिर शुरू हो जाएगा इलेक्शन के बाद। ये जो उन्होंने बात की कि जी तब तक आर्मी चीफ रहेंगे जब तक नई गवर्नमेंट नहीं आ जाती, नई गवर्नमेंट आए, बिल्कुल ठीक है, इस तरह होना चाहिए सिस्टम। लेकिन ये कभी तस्लीम नहीं करेंगे कि जी इत्तेहादी अगर इलेक्शन करवाते हैं तो उनका इलेक्शन फ्री एंड फेयर आएगा और टेबल पर वो बैठ जाएंगे। आज तक तो टेबल पर नहीं बैठे, मिसाक मईशत पर नहीं बैठे, इलेक्ट्रॉनिक रिफॉर्म्स पर नहीं बैठे, इलेक्शन कमीशन के लिए नहीं बैठे, किसी किस्म के नैब के बारे में नहीं बैठे आज तक। तो अब ये किस तरह बैठेंगे? अब वो देख रहे हैं कि इस तरह का मसला हो रहा है, तो जाहिर है उन्होंने कोई ना कोई एक छोड़नी होती बात, ताकि उनकी यानी कि वो प्रेजेंस हर वक्त रहे और जो गवर्नमेंट है वो इस पर एंगेज रहे, ताकि अपोजिशन की जानिब से कोई ना कोई बात होती रहे। बहरहाल उन्होंने बर वक्त इसको इस्तेमाल किया अपना, अब वो ताकि आवाम को बता सकें कि जी उन्होंने बहरहाल अपना जो था भरपूर तरीके से पेशकश कर दी थी, आगे से वही नहीं मानते। ठीक, बिल्कुल जी, आपको पॉइंट गया। हम ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे। मुआशी बदहाली पर हम बात करेंगे। सवाल ये होगा इल्ज़ामात और जवाबी इल्ज़ामात से आवाम को क्या मिलेगा, राय लेंगे ब्रेक के बाद। मैं समझता हूं कि जो बहाने दिए गए वो बहाने भी अब खत्म हो गए। मैं हल्फन कहता हूं कि कोई डिफॉल्ट का खतरा नहीं था मुल्क को। ये खतरा पैदा हुआ जब ये हुकूमत आई, और इन्होंने आप देखें किया क्या आते साथ। पहले 2 महीने फैसला करते रहे IMF के पास जाना है कि नहीं जाना, मुल्क चलाना है कि नहीं चलाना। आपके रिजर्व्स नीचे आ गए, आपका पूरे मार्केट्स आपकी अनसर्टेनिटी के अंदर चली गई, और वो अभी तक इनसे संभाली नहीं जा रही। फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट का जब शोर मचा, लोगों के बिजली के बिल जो है वो नाकाबिले बर्दाश्त हो चुके हैं इनकी नालायकी की वजह से। आम आदमी की कमर टूट चुकी है महंगाई की वजह से, और कारोबार आपके बंद हो रहे हैं, मईशत आपकी तबाह बर्बाद हो। जो नई हुकूमत आएगी, ये जो पिछले 5 माह के अंदर इन्होंने डैमेज किया है, उसको संभालने के लिए भी अब वक्त चाहिए होगा। ये मईशत डूब रही है, और इसको ठीक करने के लिए अब बुनियादी इक़दाम उठाने होंगे। और पहला बुनियादी कदम जो है, क्योंकि उसके बगैर कोई माई का लाल अनसर्टेनिटी नहीं खत्म कर सकता इस मार्केट में से, वो आम इंतखाबात है। नाज़रीन, सैलाब की तबाहकारियों और सियासी अदम इस्तेहकाम से कमज़ोर मईशत पर दबाव मज़ीद बढ़ गया है। IMF प्रोग्राम बहाल हो चुका है, 1 अरब 20 करोड़ डॉलर का कर्ज भी मिल गया, लेकिन इसके बावजूद दोस्त मुल्क माली इमदाद से मुतालिक मुहतात रवैया इख्तियार किए हुए हैं, जिससे रुपया मज़ीद कमज़ोर हो रहा है और डॉलर बेलगाम। आज डॉलर 2 रुपये इजाफे के साथ 238 रुपये तक पहुँच गया। स्टॉक मार्केट भी मुसलसल मंदी का शिकार है। गंदम और कपास की इम्पोर्ट की वजह से तिजारती खसारा मज़ीद बढ़ने का इम्कान है। मुआशी बदहाली के असरात बराह रास्त आवाम पर पड़ रहे हैं। महंगाई मुसलसल बढ़ रही है। गवर्नमेंट ने महंगी बिजली आज मजीद 4 रुपये 34 पैसे महंगी कर दी है। इमरान खान और PTI ये दावा कर रही है कि मुल्क डिफॉल्ट की तरफ बढ़ रहा है और बस ऐलान होना बाकी है, जबकि वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल जवाबी हमला करते हुए ये दावा कर रहे हैं कि इमरान खान और PTI ने मुल्क को दिवालिया होने के करीब पहुंचाया, हमने मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचा लिया है। इसी हवाले से हमारा सवाल होगा। आमिर साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँ, जिस तरह की पॉइंट स्कोरिंग हो रही है गवर्नमेंट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान, अभी आप हमाद अजहर साहब भी कह रहे हैं कि इस वक्त डिफॉल्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, बस ऐलान होना बाकी है और इसका बुनियादी इकदाम होने चाहिए, और वो हल उन्होंने ये बताया कि अर्ली इलेक्शन। आपके ख्याल में ये जो पॉइंट स्कोरिंग है और इल्ज़ाम तराशी है, इससे आवाम को क्या मिलेगा? आवाम को तो सस्ती अशिया चाहिए, आवाम को तो सस्ती बिजली चाहिए। आपके ख्याल में कोई आम आदमी के रिलीफ के लिए कोई स्ट्रैटेजी बनती हुई नजर आ रही है आपको? अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान डिफ़ाल्ट करे, और हमाद अजहर के दौरे हुकूमत में इन्हीं के शब्बर जैदी ने डिफ़ाल्ट की बात भी कर दी थी, फिर वजाहतें उनसे दिलवाई गई। ये तो होगी यहाँ तक की बात, लेकिन जो आवाम की बात है तो आवाम दिवालिया हो चुकी है। गरीब का, मिडिल क्लास के आदमी का कोई पुरसाने हाल है ही नहीं। मतलब उसके लिए कोई चीज़ ये नहीं रही कि वो ये सोच के जाए कि मैं अब दुकान पे जा रहा हूँ तो वो कल इतने की मिली थी। जो अशिया रोज़ाना की बुनियाद पे आप ख़रीदते हैं वो भी, उनकी भी कोई कीमत बाकी नहीं रही है। इसमें तो कोई हकीकत नहीं है। आप जो मिफ्ता साहब जितने मर्जी को मुँह का मुँह बना के और बैठ जाएं आके, मतलब उसमें तो उसको देख के बंदे को गुस्सा चढ़ जाता है कि यार ये क्या चीज़ इन्होंने ढूंढी है। डिफ़ाल्ट भाई, कब तक इस सौदे को बेचोगे? लोगों को आपने तारीखें दी थी,
ये जिम्मेदारी आपने नहीं लेनी थी, ली है तो निभाओ इसको, जवाब दो अब लोगों को कि महंगाई कंट्रोल क्यों नहीं हो रही। आप बेशक कहें कि जी हमारी सूबों में हुकूमतें नहीं हैं, लेकिन सिंध हुकूमत तो आपकी है, मरकज़ी हुकूमत के साथ वहाँ पे ठीक कर दो, जहाँ पे आपका बस चलता है। सैलाब आ गया है अंदरूनी सिंध में, कराची में ठीक कर दो। कहीं कोई मुजाहरा तो करके दिखाओ ना कि जी संजीदगी है, इस्लामाबाद में कर दो ना, क्यों नहीं कर देते भाई? कहीं तो करके दिखाओ, क्योंकि आम आदमी को अगर आप ठीक नहीं कर सकते, उसको कोई गर्ज नहीं होगी कि डिफ़ाल्ट कैसा है क्या है। गरीब आदमी तो फिर 2 जमा 2 4 रोटियों की बात करेगा, उसको हिंसा से कोई ताल्लुक नहीं है। जी फैसल साहब। देखिए, एक बात तो बिल्कुल ठीक है कि जो इस वक्त जो माशी मसाइल का एक बहुत बड़ा सबब है वो सियासी बेयकीनी की कैफियत है, और सियासी बेयकीनी को ख़त्म करने की जो अवलीन ज़िम्मेदारी है वो हुकूमत पर ही होती है। हुकूमत ये ज़िम्मेदारी जो है या सियासी बेयकीनी को जो है वो ख़त्म नहीं कर पा रही। अच्छा, क्यों नहीं ख़त्म कर पा रही? उसकी कैपेसिटी का मसला है, उसकी इस्तेदाद का मसला है, शहबाज शरीफ की जो है रिट का मसला है, इत्तेहादियों का मसला है, ये भी इन्होंने आपस में तय करना है, ये मेरा और आपका काम नहीं है। अच्छा, फिर जब इमरान खान जैसी लीडर जब अपोजिशन कर रहा हो तो वहाँ सियासी बेयकीनी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, अपोजिशन को भी जो है वो हैंडल नहीं कर पा रहे। ये जो हमाद नज़र साहब की एक बात जो है वो बिल्कुल सही है कि देखें, जो कुछ भी है आप अपना प्लान तो दें। आज तक की तारीख में ये हुकूमत जो है वो अपना प्लान नहीं दे सकी, और ये इस मुल्क का एक अलमिया है कि सियासी जमातों के पास कोई ऐसे थिंक टैंक नहीं है जिन्होंने इस मुल्क को बहरान से निकालने के लिए कोई मास्टर प्लान तैयार किए हुए हों। कोई भी हुकूमत आ जाए, अगर इसके बाद ये नहीं कि तहरीक इंसाफ आ जाएगी तो उसके पास कोई बहुत बड़ा प्लान मौजूद है, उसने भी डे टू डे अफेयर की डे टू डे बुनियाद पर पॉलिसियाँ बनानी है, ये भी बना रहे। माजी में हमने देखा ही है, वो भी डे टू डे की बुनियाद पर बना रहे थे। नहीं होगा मसले का हल। एक रास्ता है कि कारोबार खोलें, कारोबार नहीं हो रहा, लोग अपना पैसा नहीं निकाल रहे और पैसे को डॉलर में कन्वर्ट करा के या किसी मुस्तहकम चीज़ में कन्वर्ट करा के वो छुपा रहे हैं या बाहर भेज रहे हैं। इसको रोके, आप नहीं रोक पा रहे। आने वाले दिन जो है वो बहुत सख्त होंगे। अगर हुकूमत ने कोई सख्त इकदाम ना किए तो आम इंसान के लिए जिंदा रहना और मुश्किल हो जाएगा, और हुकूमत का कोई इकदाम नजर नहीं आ रहा हमें। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं आया साहब। जिस तरह प्लानिंग की बात करें फैसल साहब, ये तो बड़ी खुशकिस्मती की बात होगी अगर पाकिस्तान में मईशत को ही लेकर कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग कोई भी हुकूमत बना सके। अब ये जो इल्ज़ाम तराशी हो रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वर्सेस गवर्नमेंट, इससे अवाम का क्या कसूर है? उसको रिलीफ मिलना चाहिए, उसके बारे में क्यों नहीं ये सोचते? ये बेचारे अवाम के लिए तो परेशान रहते हैं। आप मतलब बिलावजह इनको तनकीद कर रही हैं इन पर। देखें ना, वो इतने परेशान हुए अवाम के लिए कि महंगाई मुकाओ मार्च कर दिया उन्होंने, उसके बाद फिर उन्होंने वो हुकूमत ले ली। अब ये बहुत परेशान है। अब इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जी मैं फ़ाइनल कॉल दूंगा। बाबा, आपकी मईशत का जो हाल है इस वक्त, वो ये इल्ज़ाम लगाते हैं ना जी इन्होंने इतना कर्जा ले लिया, पाकिस्तान की तारीख में नहीं इतना कर्जा लिया गया था। इनको ज़रा 1.5 साल अपने पूरे तो करने दें, उसके बाद मैं आपसे पूछूंगा इन्होंने कितना कर्जा लिया है। मईशत के हालात आपने ये आज ख़राब नहीं हुए, ये आपने बेड़ा गर्क ऑलरेडी कर दिया हुआ है। और ये बिल्कुल ठीक बात है, किसी के पास कोई प्लान नहीं है। पीटीआई वाले, उनका सारा जोर ये है कि इस हुकूमत को ख़त्म किया जाए, इलेक्शन कराए जाएं और हम हुकूमत में आ जाएं। आप 6 महीने बाद देखिएगा अगर पीटीआई की गवर्नमेंट भी आ जाती है तो इनकी हालत क्या होती है लोगों के हाथों। हमाद अजहर की सारी बातें तो खैर चलें जो भी हैं, मुझे एक बात ही दिल को लगी, वो जो बिजली के बिलों वाली बात करते हैं, वो तो वाकई मुझे समझ ही नहीं आ रही हुआ क्या है। और तब आपके बिल में कोई 3 महीने के दौरान 60-62 हज़ार का इजाफा हो जाए तो जितना मर्जी मिडिल क्लास हो आप तो ख़त्म हो गए ना। और बिल्कुल ठीक बात है, मुल्क दिवालिया होने से बच गया है। मैंने आपसे कहा था कि मिडिल क्लास को दिवालिया होने से कोई नहीं बचा सकेगा, और आज आप उस स्टेज पे आ गए। ब्रिगेडियर साहब, दुआ देखें, बात यह है कि ये जो है ना पीटीआई की पैशिंग, ये इनको शर्म आनी चाहिए। अब बोलते हैं, मैं नॉट कि दैट आई एम स्पीकिंग पीटीआई, बात यह है कि आपने 5-6 महीने में कोई एक काउंट कर लें, हम सारे पैनल बैठे हैं, एक पॉइंट बताएं कि कोई इन्होंने बेहतरी की है। जिस ऐसे लग रहा है कि जो IMF वर्ल्ड बैंक कह रहा है आप बढ़ाते जा रहे हैं, आपको आवाम की प्रॉब्लम का एहसास ही नहीं। एक तो ये बात है। सेकंड ये कि आपकी गवर्नेंस कोई नहीं है, आपने डिलीवर एक चीज़ नहीं की है।
इस वक्त आपने नोटिस किया होगा ये जितने बाहर से फॉरेन डोनर्स आपको पैसा भेजे हैं, दे आर नॉट सेंडिंग इन कैश, दे आर सेंडिंग इन काइंड। जी, ये आपको जितने पैसे इसलिए कि दे, मेरे ख्याल में तो वो इस गवर्नमेंट को ट्रस्ट नहीं करते हैं। और इसका बड़ी वजह नुकसान ये होगा कि जब रिहेबिलिटेशन का वक्त आएगा, जब आपने इनको घरों के लिए कुछ सेटल करना है, वहाँ के लिए भी यू विल नॉट हैव मनी। ये सोचने की बात है कि उस वक्त क्या हालात होंगे। और सेकेंड ये कि हर बात आप उनकी मानते जाए, आप फेडरल गवर्नमेंट है, यू हैव टू क्रिएट रिसोर्सेज विद इन योर कंट्री कि आप कहीं ना कहीं जो पैसा निकालें, कहीं अपनी गवर्नेंस शो करें, आवाम को कुछ तो रिलीफ दे दें। ये वैन हम लोग मिडिल क्लास के हम लोग बड़े परेशान हुए हैं, जितना बिजली का बिल आ रहा है 1.5 लाख 1.25 लाख रुपए, 60 हज़ार उसमें लेवीज आपकी लगी हुई हैं, एंड दे आर नॉट कुछ आके बात करेंगे। इमरान को पुरानी गवर्नमेंट ने कर दिया, पुरानी गवर्नमेंट की ग्रोथ आपसे बहुत बेहतर थी और एक्सपोर्ट आपसे बहुत बेहतर थी, एग्रीकल्चर का ग्रोथ आपकी बहुत बेहतर थी। आप डिलीवर करें, शो करें, आपके पास कोई मैनिफेस्टो नहीं है, कोई प्लान नहीं है, आप अगले इलेक्शन में क्या बताएंगे आवाम को, क्या मैनिफेस्टो लेके जाएंगे? दैट पीडीएम शुड बी वरीड नाउ। ठीक जी, इलियास साहब। देखिए जी, माशी तौर पर जो प्लानिंग वगैरह ये तो इन्होंने ये नहीं की, बस यही प्लानिंग हम सुनते थे इनके लास्ट गवर्नमेंट में कि जी इनके पास एक्सपर्ट्स हैं, माहिरीन हैं, वो बैठ के प्लान कर रहे हैं और इकॉनमी को सही कर लेंगे, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं हुआ। आप देख लें, ये भी जो सूरत हाल है, क्या गुज़िश्ता 20 साल में आप देख लेंगे हर गवर्नमेंट जो आई है, पॉलिटिकल गवर्नमेंट, उसने पैसे लिए हैं, बाहर से कर्जा उतारा है। अब ये हो गया कि कर्जा लेते हैं कर्जा उतारने के लिए, तो बाकी क्या है इनके अपने तो इंपोर्ट्स इनकी बढ़ गई, एक्सपोर्ट्स इनकी नहीं बढ़ी। इनके जो डेफिसिट जो है, ट्रेड डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट है, वो इतना ज़्यादा गैप है कि वो गैप पूरा करने के लिए IMF ने पहले इनसे शर्तें मनवाई सारी, और शर्तें मनवाने के बाद फिर IMF ने इनसे कहा कि दोस्त ममालिक से वो जुलाएँ जो $4.5 अरब डॉलर का गैप आ रहा था, उसको फिल करने के लिए फिर उनसे ने चाइना से। ये सूरत हाल मुझे सही होते दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि इनके पास कोई है नहीं, कोई ऐसे माहिरीन नहीं कि जो मसले को हल कर सकें। ये वही है कि कर्जा लेके, अब ये है कि इनके पास है कि फ्लड आया तो उसको जो क्लाइमेट से हिट हुआ है, तो हमारा तो है ही नहीं कोई मसला, तो इसमें ये करवाएं, इसको डेफर करवाएं कर्जे को किसी अरसे के लिए, ताकि पाकिस्तान को एक रिलीफ मिले। वरना जो इतनी जंग लड़ी है 1.5-2 साल में इन्होंने, पॉलिटिकल जंग जो मैदान जंग बना हुआ है, उस जंग की वजह से जो पाकिस्तान को नुकसान हुआ है 4 से 5 साल का, ये है कि कमर हमारी सीधी होती दिखाई नहीं दे रही। हमारे यहाँ तो कोई ऐसा एक्सपर्ट्स है नहीं है कि जो इसको मसले को हल निकाले। कोई भी आ जाए, उसके पास खाली खजाने में बैठ के क्या करेगा? जो भी गवर्नमेंट आएगी यही होगी। तो हल नजर आ रहा है इस वक्त, वो तो हल निकाल लेते हैं सर, स्क्रीन पे हल निकल आता है। वैसे नहीं, डॉलर ही डॉलर नजर आ रहे हैं, बस ये लगा दें, फ्लड डॉलरों का ले आए। कोकोमो भी नजर आ रहा है, तो देखें ना सर आप, तो सर वो देखें आप कोकोमो है। मुफ्ता इस्माइल क्या करेंगे? उन्होंने तो सर कुछ नहीं करना, वो उन्होंने बैठ के इस तरह ही करनी है कि जो IMF ने उनको डिक्टेशन देनी है, उस डिक्टेशन पर अमल दरामद करो। और जो मफादात हैं डॉलरों में, सब हैं डॉलरों में। सही है। एक पैकेट में डॉलर दिखा रहे हैं, हमें भी यही दिखाएं तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। डॉलर तो देखिए, बरल जी ये दिखाने की हद तक सही है। रियाज साहब, आपको पॉइंट ऑफ व्यू आ गया, ये डॉलर दिखाने की हद तक, ये जब तक आम आदमी को रिलीफ नहीं मिलेगा, और ये करना फिर वजीर खजाना नहीं है, मौजूदा हुकूमत नहीं है, चाहे जिस तरह से भी करें, क्योंकि बड़े बड़े दावे करके आए थे, और ये जो इल्ज़ाम तराशी है, उसने किया, उन्होंने किया, ये सब आप सियासी हद तक रखें, लेकिन लोगों को जब तक रिलीफ नहीं मिलेगा तब तक कोई नहीं कहेगा कि आप गुड गवर्नेंस कर रहे हैं या आप एक अच्छी वजीर खजाना की मिनिस्ट्री चला रहे हैं। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक से हम वापस आएंगे। हमारा तीसरा सवाल होगा, मुतासिरीन की इमदाद को मद्देनजर रखते हुए हम सवाल ये रखेंगे, सूबों की कारकर्दगी कितनी तसल्ली बख्श है? राय लेते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। सैलाब मुतासिरीन की मुश्किलात कम होने की बजाय हर गुजरते दिन के साथ बढ़ रही हैं और सूरत हाल ख़राब से संगीन हो रही है। मुतासरा इलाकों में वबाई अमराज तेज़ी से फैल रही हैं, डेंगू, कोरोना जानलेवा साबित हो रहे हैं, लेकिन बुखार और जान बचाने वाली दवाएं नायाब हैं। मुतासरीन की इमदाद और बहाली में सूबाई हुकूमत बेबस नज़र आ रही है। हालांकि 18वीं तरमीम के बाद 60% से ज़ायद वसाइल सूबों के पास हैं, लेकिन इसके बावजूद विफाक से माली वसाइल का मुतालबा किया जा रहा है। इसी से मुतालिक हमारा सवाल होगा, ब्रिगेडियर
ब्रिगेडियर साहब, मैं आपसे आगाज़ करूंगी। ये मुतासरीन की इमदाद को लेकर अब देखा जाए 18वीं तरमीम के बाद तो सूबों के पास ज़्यादा वसाइल हैं, वो वफाक से मदद मांग रहे हैं। अब जबकि वहाँ की जो कंडीशन है, आप खुद भी बता रहे थे, आप वहाँ से होकर आए हैं, लोगों को किस कदर इमदाद की ज़रूरत है, मदद की ज़रूरत है, दवाओं की सूरत में, तमाम चीज़ों की सूरत में, खाने पीने की हो गई, रहने की। तो इस सारी सिचुएशन में आप सूबों की कारकर्दगी को, क्योंकि कोऑर्डिनेशन के लैग पर तो हम डिस्कस करते आए हैं, सूबों की कारकर्दगी को किस तरह से देखते हैं? आपके ख्याल में तसल्ली बख्श है? देखें, इस वक्त वो हालात हैं, वन इट्स बियॉन्ड कॉम्प्रिहेंशन। सूबों में ऐसे लगता है कि पैरालिसिस है, जिनको कुछ समझ नहीं आ रहा कि हमने क्या करना है, क्योंकि ना फॉरवर्ड प्लानिंग है। 1-2 हफ्ते 3 हफ्ते पहले से पता चल रहा था, आपने एमरजेंसी अरेंजमेंट्स नहीं किए। सेकेंड है कि आपके जो मैंने MP मिनिस्टर के वो लोगों का ट्रस्ट नहीं है। दे कैन नॉट विजिट द साइट्स, दे आर नॉट गोइंग, बिकॉज लोग उनकी गाड़ियाँ तोड़ रहे हैं, उनके ऊपर हमले कर रहे हैं, डिप्टी कमिश्नर असिस्टेंट कमिश्नर छुट्टे कर रहे हैं। दिस इज द स्टेट ऑफ फेयर। आप इससे अंदाजा लगाएं कि वो कितने ब्रोकन हार्टेड हैं, और इसके लिए कितना आसान से काम था कि एक तहसील जो असिस्टेंट कमिश्नर है, छोटा एक एरिया उसके पास है, अपने एरिया में एक एक जगह पे जाओ, देखो शेल्टरलेस कौन है, शेल्टर में कौन है, किसको इमीडिएट रिक्वायरमेंट चाहिए, वहाँ पर पहले शेल्टर दें, उसके बाद उनका मेडिकल का दें और उनको खाने पीने का सामान दें। वो जब हम MNA MP को देंगे, वो अपने लोगों को वोट दे, उनके लिए वो उनको दे रहे हैं, ये भी इनको समझ नहीं आ रही है। फिर उसके बाद आप क्यों सेंटर की तरफ देख रहे हैं? आपके बहुत पैसे हैं, आपके पास डेवलपमेंट फंड जितने खत्म करें ना, अभी आप इधर खड़े करें, ये पाकिस्तान के अवाम होंगे तो आप करेंगे। तो आई थिंक इसको देखते हुए ये जो बहुत जरूरी है, डोंट लुक टुवर्ड सेंटर, पहले अपना काम करें, अपना घर ठीक करें, देन डिमांड कम प्रोविंसेस। जी आमिर साहब। देखें जी, कोई हालत नहीं है, क्योंकि सूबों ने किसी किस्म की कोई कारकर्दगी दिखाई ही नहीं है। प्रेशर पड़ा है, मीडिया जब उठा है और फिर भागते हुए नज़र आए हैं। बिल्कुल कहने की हद तक चीफ मिनिस्टर बिलावल भुट्टो, सिंध की अगर हम बात करें, ये सब लोग वहीं हैं, लेकिन इन्होंने ही तो असल मसला किया कि कराची में जहाँ लोग बोलते हैं वहाँ पैसे नहीं लगाते, और जिनके नाम पे सारे पैसे खाए हैं वो नज़र आ जाता है हर दफ़ा सैलाब में। अब फिर वो बजट में बन जाएगा कि जी इतनी सड़कें हमने बना दी थी, सारी बह गई। ये तो दाव लगा हुआ है वहाँ पे। पंजाब में आप चेक कर लें, राजनपुर की, मैं पंजाब के आखिरी ज़िले की बात करता हूँ, वहाँ लोगों को अगर सामान दिया जा रहा है तो पटवारी कानून को ये कह रहे हैं कि जी आपको 10 बोरी इशू होनी है या गट्टू इशू होने हैं, हम आपको 2 देंगे, आप 10 पे साइन करें। यानी उस आदमी से जिसके पास खाने रहने को कुछ है नहीं, वहाँ ये हालत हो रही है। बलूचिस्तान में देख लें, बड़े सरदार निकले ही नहीं हैं। KP में देख लें, मुराद सईद यहाँ पे मौजूद थे इस्लामाबाद के अंदर, वहाँ पहुँचे ही नहीं हैं। उनके अपने पूरे सवात में सैलाब गुजर के आ गया, तबाही हो गई, बल्कि उनका नाम आया मुख्तलिफ जगहों पे कि इनके दौर में उन जगहों पे दोबारा होटलों की इजाज़त मिली, क्योंकि चीफ मिनिस्टर KP भी वहीं से ही हैं, सवात से ही, उसी एरिया से हैं जहाँ पे बिल्कुल रिवर के अंदर बने। ये तो एक टोटल डैमेज है। और जो बात हम कल कर रहे थे कि अगर बैठना है तो डैम्स पे बैठ जाएं, हर जगह पे डैम बनाएं, क्योंकि ये तो हो गया है, अलमिया बन गया है, लेकिन क्या आइंदा भी हम यही कुछ करते रहेंगे? चीज़ें मौजूद हैं, असल बात है बैठना, फैसला करना और उस पर अमल दरामद करना। जी आया साहब। 18वीं तरमीम पे जमहूरियत पसंदों ने बहुत लुडियाँ डाली थी कि कमाल हो गया, सूबों को इख्तियार मिल गया। हमें क्या पता था कि ये लूट मार का इख्तियार ज़्यादा ले लेंगे। वो बड़ा ज़बरदस्त किसी का कमेंट था ना, जब ये चीज़ें चल रही थी कि जी वो सिंध के वज़रा ने 1 दिन की तनख्वाह दे दी। उन्होंने कहा भाई 1 दिन की तनख्वाह ना दो, 1 दिन की करप्शन के पैसे दे दो, उससे भला हो जाएगा लोगों को, तनख्वाह से कुछ होने वाला नहीं है। तो ये देखें, जब बात हो रही होती है, जो पब्लिक बात कर रही होती है, वो बिला वजह नहीं होती, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उसमें सच्चाई होती है। जमात-ए इस्लामी अपनी एक अलखदमत तंजीम बना सकती है और उसके वो रजाकार ऑटोमेटिकली आ जाते हैं जब भी कोई आफत आती है। ये बाकी पॉलिटिकल पार्टीज क्यों नहीं करती? ये तो हुकूमतें तो छोड़ देना, ये तो बहुत बात की बात है। इससे पहले ये पॉलिटिकल पार्टीज कहाँ होती हैं? ये जो आज MNAs और MPs को लोग नहीं घुसने दे रहे, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, यही तो बड़ा करने वाले हैं, इनसे तो उम्मीद ही कोई नहीं है लोगों की। तो सूबों की कारकर्दगी बद से बदतरीन होती है जब भी इस तरह का मामला। जी फैसल साहब। देखिए दुआ, ये हक जो होता है ना, अल्लाह का शुक्र है, हमेशा गालिब आने के लिए होता है। हम हमेशा बोलते थे कि 18वीं तरमीम जो है इस मुल्क के लिए नासूर बन गई। आज 18 करोड़ लोग, 22 करोड़ लोग ये बात कर रहे हैं। मजबूत सूबे जो हैं इस वक्त पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा ख़तरा है। इस पाकिस्तान को बचाने के लिए इन सूबों को कमज़ोर करना होगा, ज़िलाई खुद मुख्तारी देनी होगी। अगर आज इस मुल्क के अंदर
कौंसलर का इदारा बाइख्तियार होता, यूनियन काउंसिल का बाइख्तियार इदारा होता, और इमदादी जो काम है उनको यूनियन काउंसिल की सतह पे जो है वो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाता, उसका मैकेनिज्म बनाया जाता, तो इतनी तबाही नहीं आती, इमदादी सामान लोगों तक पहुंच रहा होता। अब एक वज़ीर आला पूरे सूबे का मालिक है, वो डीसी पे एतबार करता है, डीसी जो है वो वहाँ पे जो है ताकतवर लोगों के हाथों यलगमाल बना हुआ है, क्योंकि आपके पास लोकल गवर्नमेंट सिस्टम नहीं है। आप नहीं, खुदा के वास्ते इस बात को तस्लीम कर लो कि इस मुल्क को आप बगैर मजबूत लोकल बॉडी सिस्टम के नहीं चला सकते। आपकी इज्जत की कीमत इस मुल्क के 22 करोड़ लोग अदा कर रहे हैं। आपकी जो जिंदगियों पे और जात पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आपकी जो दौलत के अंबाल लग रहे हैं, लेकिन यह नस्लों की नस्लें तबाह हो रही हैं। लोकल गवर्नमेंट का आईनी मौसम मौजूद है, अमल नहीं करते, तस्लीम कर लो। नहीं, उसके अंदर बल्दियाती इदारों का मजबूत निज़ाम 18वीं तरमीम में आईनी तहफ़्फ़ुज़ के साथ मौजूद है, अमल नहीं करते। नहीं है आमिर भाई, नहीं है। उस वक्त के शबाबदीद पे छोड़ दिया ही है। 18वीं तरमीम इसीलिए लेके आए थे कि सूबों के इख्तियारात बढ़े, उनके वसाइल NFC में ज़्यादा मिले, लेकिन जो हुआ है सूरत हाल है वो इसके बरक्स है, उनके पास इख्तियारात कहाँ हैं अभी भी जो सारा। मेरे पास वक्त खत्म हो गया है। नाज़रीन, आज के एक्सपर्ट से इतना ही, फीडबैक दीजिएगा, ख्याल रखिए, अल्लाह।